नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका द जीनियस स्टडी पे। दोस्तों, आपके लिए इलेक्ट्रीशियन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आज का चैप्टर है 10वां, जो कि है डीसी मोटर। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला मशीन मोटर कहलाती है। वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले मशीन को मोटर कहते हैं। डीसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाली मशीन डीसी मोटर तथा एसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाले मशीन को एसी मोटर या अल्टरनेटर कहते हैं। डीसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाले मशीन को डीसी मोटर तथा एसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाले मशीन को एसी मोटर कहते हैं या अल्टरनेटर कहते हैं। किसी वैद्युतिक मोटर के नेम प्लेट पर अंकित शक्ति शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होता है। किसी वैद्युतिक मोटर के नेम प्लेट पर अंकित शक्ति शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होता है। डीसी मोटर यह विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक घुमाव बल कार्य करता है। यह विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक घुमाव बल कार्य करता है। डीसी मोटर तथा डीसी जनरेटर की बनावट समान होती है, किंतु फ्रेम की संरचना थोड़ी सी भिन्न होती है। डीसी मोटर तथा डीसी जनरेटर की बनावट समान होती है, किंतु फ्रेम की संरचना थोड़ी सी भिन्न होती है। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के प्रथम दो उंगलियों तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच की दूसरी उंगली चालक में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा को इंगित करे तो अंगूठा चालक की घुमाव दिशा को इंगित करेगा। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की प्रथम दो उंगलियां तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच की दूसरी उंगली चालक में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा को इंगित करे तो अंगूठा चालक की घुमाव दिशा को इंगित करेगा। डीसी मोटर के मुख्य भाग। बॉडी। मशीन के बाह्य भाग को बॉडी या योक कहते हैं। मशीन के बाह्य भाग को बॉडी या योक कहते हैं। इसका मुख्य कार्य मोटर के आंतरिक भागों की रक्षा के साथ साथ चुंबकीय बल रेखा के लिए मार्ग प्रदान करना है। इसका मुख्य कार्य मोटर के आंतरिक भागों की रक्षा के साथ साथ चुंबकीय बल रेखा के लिए मार्ग प्रदान करना है। यह कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील से बनाई जाती है। यह कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील से बनाई जाती है। फील्ड फॉल। इसका मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना होता है। इसका मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना होता है। ये लेमिनेटेड कास्ट स्टील अथवा एनिलीड स्टील से बनाए जाते हैं। ये लेमिनेटेड कास्ट स्टील अथवा एनिल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। ये बॉडी में अंदर की तरफ से स्क्रू या रिवेट की सहायता से जुड़े होते हैं। ये बॉडी में अंदर की तरफ से स्क्रू या रिवेट की सहायता से जुड़े होते हैं। इनकी न्यूनतम संख्या 2 तथा अधिकतम संख्या समानतः 8 होती है। इसकी न्यूनतम संख्या 2 तथा अधिकतम संख्या समानतः 8 होती है। आर्मेचर। यह मोटर का घूमने वाला भाग रोटर है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। यह मोटर का घूमने वाला भाग है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है ताकि इसमें हिस्टैरिसीस क्षति तथा भांवर धारा ईडी करंट क्षति कम हो। ताकि इसमें हिस्टैरिसीस क्षति तथा भांवर धारा ईडी करंट क्षति कम हो। इसमें आर्मेचर कॉइल्स स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं। इसमें आर्मेचर कॉइल्स स्थापित करने के लिए स्लॉट्स कटे होते हैं। आर्मेचर में लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर तथा वेव वाइंडिंग में 2 होती है। आर्मेचर में लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर तथा वेव वाइंडिंग में 2 होती है। नेक्स्ट है दिक् परिवर्तक या हार्ड ड्रोन तांबे की मोटी पत्तियों के बैकेलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है। यह हार्ड ड्रोन तांबे की मोटी पत्तियों के बैकेलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है। पत्तियों के बीच में अभ्रक भरा रहता है। पत्तियों के बीच में अभ्रक भरा रहता है। यह आर्मेचर के साथ सॉफ्ट पर लगा होता है। यह आर्मेचर के साथ सॉफ्ट पर लगा होता है। कम्यूटेटर को साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का प्रयोग किया जाता है। कम्यूटेटर को साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का प्रयोग किया जाता है। कम्यूटेटर
इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक डीसी मोटर है। कम्यूटेटर इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक डीसी मोटर है। ब्रश, यह कार्बन का बना होता है। कार्बन के बने ब्रश नर्म और स्व लुब्रिकेटिंग होते हैं। यह कार्बन का बना होता है। कार्बन के बने ब्रश नम्र और स्व लुब्रिकेटिंग होते हैं। ब्रश के द्वारा ही करंट मोटर को दिया जाता है। ब्रश के द्वारा ही करंट मोटर को दिया जाता है। विरोधी विद्युत वाहक बल, बैक ईएमएफ। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार मोटर के आर्मेचर में फील्ड पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स के कारण एक विभवांतर बल प्रेरित हो जाता है, जिसे विरोधी ईएमएफ या बैक ईएमएफ कहते हैं। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार मोटर के आर्मेचर में फील्ड पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स के कारण एक विभवांतर बल ईएमएफ प्रेरित हो जाता है, जिसे विरोधी ईएमएफ या बैक ईएमएफ कहते हैं। जिसे काउंटर विभवांतर बल काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। जिसे काउंटर विभवांतर बल काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। बैक ईएमएफ आरोपित विभवांतर बल का विरोध करता है। बैक ईएमएफ आरोपित विभवांतर बल का विरोध करता है। बैक ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम से ज्ञात की जाती है। बैक ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम से ज्ञात की जाती है। बैक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित ईएमएफ से कम होता है। बैक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित ईएमएफ से कम होता है। इसे ईपी से सूचित करते हैं। इसे ईपी से सूचित करते हैं। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ नहीं होने पर मोटर गति नहीं करेगा। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ नहीं होने पर मोटर गति नहीं करेगा। बैक ईएमएफ ज्ञात करने का व्यंजन ईबी बराबर फाई जेड एन बाई 60 गुने पी बाई ए, जहाँ फाई प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स, जेड आर्मेचर चालकों की संख्या, एन आर्मेचर की घूर्णन गति आरपीएम में, पी पोल्स की संख्या, ए आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या। बैक ईएमएफ की अवधारणा आधारित होती है लेंज के नियम पर। बैक ईएमएफ की अवधारणा आधारित होती है लेंज के नियम पर। मोटर स्टार्टिंग के समय उच्च धारा लेती है क्योंकि उस समय ईबी का मान शून्य होता है। मोटर स्टार्टिंग के समय उच्च धारा लेती है क्योंकि उस समय ईबी का मान शून्य होता है। आरोपित विभवांतर बल भी तथा बैक ईएमएफ में निम्न संबंध होता है। ईबी बराबर भी माइनस आई ए आर ए, जहाँ आई ए आर्मेचर धारा में आर ए आर्मेचर प्रतिरोध। डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय रिवर्स ईएमएफ शून्य होता है। डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय रिवर्स ईएमएफ शून्य होता है। बैक ईएमएफ समांतर पथों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बैक ईएमएफ समांतर पथों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डीसी मोटर में कंडक्टर चालक की कुल संख्या जेड, फ्लॉट की संख्या एक्स कंडक्टर प्रति फ्लॉट। आर्मेचर टार्क, इसे टीए से निरूपित किया जाता है। यह प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स तथा आर्मेचर करंट पर निर्भर करता है। यह प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स तथा आर्मेचर करंट पर निर्भर करता है। डीसी मोटर की गति, डीसी मोटर की गति बैक ईएमएफ के व्युत्क्रमानुपाती तथा फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डीसी मोटर की गति बैक ईएमएफ के अनुकरणपाती तथा फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। उपरोक्त तथ्य निम्न सूत्र से निर्धारित होता है। एन समानुपाती है भी माइनस आई ए आर ए बाई फाई। एन बराबर भी माइनस आई ए आर ए बटे के फाई, जहाँ एन आर्मेचर की घूर्णन गति, भी आरोपित ईएमएफ, आई ए आर्मेचर धारा, आर ए आर्मेचर प्रतिरोध, फाई फ्लक्स। नेक्स्ट है जेड आर्मेचर चालकों की संख्या, पी पोल्स की संख्या, ए आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या, के जेड पी बाई 60 ए। डीसी मोटर का वर्गीकरण। डीसी मोटर मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। 1 में सीरीज मोटर, 2 में शंट मोटर, 3 में कंपाउंड मोटर। सीरीज मोटर, इनमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। प्रायः श्रेणी मोटर में आर्मेचर कॉइल कम्यूटेटर से प्रेरक द्वारा जुड़ा रहता है। प्रायः श्रेणी मोटर में आर्मेचर कॉइल कम्यूटेटर से प्रेरक द्वारा जुड़ा रहता है। इसकी फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेटों वाली बनाई जाती है। इसकी फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेटों वाली बनाई जाती है। इसमें स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का 5 गुना तक होता है। इसमें स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का 5 गुना तक होता है। इसलिए इसे कभी भी लोड रहित अवस्था में नहीं चलाना चाहिए। अथवा इनकी भयानक गति के कारण इसकी वाइंडिंग
उखड़ सकती है तथा इसके भयानक भयानक गति के कारण इसकी वाइंडिंग उखड़ सकती है। इसका उपयोग रेल इंजन, क्रेन, ट्रैक्शन कार्य इत्यादि में किया जाता है। इसका उपयोग रेल इंजन, क्रेन, ट्रैक्शन कार्य इत्यादि में किया जाता है। यदि किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन सर्किट हो जाए तो मोटर रुक जाएगी। यदि किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन सर्किट हो जाए तो मोटर रुक जाएगी। लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का टार्क बढ़ता है। लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का टार्क बढ़ता है। सीरीज मोटर में कम लोड पर गति ऊंच होती है। सीरीज मोटर में कम लोड पर गति ऊंच होती है। सीरीज मोटर में निम्न टार्क पर गति ऊंच होती है। सीरीज मोटर में निम्न टार्क पर गति ऊंच होती है। डीसी सीरीज मोटर क्रेन हेतु सबसे उपयुक्त है। डीसी सीरीज मोटर क्रेन हेतु सबसे उपयुक्त है। डीसी श्रेणी मोटर का गति नियंत्रण सबसे कमजोर होता है। डीसी श्रेणी मोटर की गति नियंत्रण सबसे कमजोर होता है। संतृप्तता की स्थिति में टार्क धारा वक्र डीसी सीरीज मोटर में सरल सीधी रेखा होती है। संतृप्तता की स्थिति में टार्क धारा वक्र डीसी सीरीज मोटर में सरल सीधी रेखा होती है। डीसी श्रेणी मोटर की गति को सीमित रखने के लिए उसे कुछ भार पर चलाने की सलाह दी जाती है। डीसी श्रेणी मोटर की गति को सीमित रखने के लिए उसे कुछ भार पर चलाने की सलाह दी जाती है। डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग सदैव उच्च प्रारंभिक बल का आघूर्ण की स्थिति में किया जाता है। डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग सदैव उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण की स्थिति में किया जाता है। शंट मोटर I बराबर IA प्लस ISH, V बराबर ISH, RSH, V बराबर EB प्लस IA इंटू RA। शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित रहती है। शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित रहती है। इसकी फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटों वाली बनाई जाती है। इसकी फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटों वाला बनाई जाती है। इसकी स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का लगभग 1.5 गुना होता है। इसका स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का लगभग 1.5 गुना होता है। इसमें फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर रहता है। इसे स्थिर गति वाली मोटर भी कहा जाता है क्योंकि लोड के बढ़ने पर इसकी गति में बहुत ही कम परिवर्तन होता है। इससे स्थिर गति वाली मोटर भी कहा जाता है क्योंकि लोड के बढ़ने पर इसकी गति में बहुत ही कम परिवर्तन होती है। इसका उपयोग ग्राइंडर, ब्लोअर, ड्रिल मशीन, पॉलिशर आदि में किया जाता है। इसका प्रयोग ग्राइंडर, ब्लोअर, ड्रिल मशीन, पॉलिशर इत्यादि में किया जाता है। यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो मोटर रुक जाएगी। यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो मोटर रुक जाएगी। इस मोटर में लोड टार्क के अनुक्रमणपाती होता है। इस मोटर में टार्क वृद्धि का गति पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होता है। नेक्स्ट है डीसी शंट मोटर में भारी लोड के लिए फ्लाई व्हील का उपयोग किया जाता है। डीसी शंट मोटर में भारी लोड के लिए फ्लाई व्हील का उपयोग किया जाता है। शंट मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है। एलिवेटर हेतु शंट मोटर उपयुक्त होता है। यदि परिचालन के दौरान डीसी मोटर का शंट फील्ड खुला हो तो मोटर खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेगी। कंपाउंड मोटर, इसमें 2 प्रकार के फील्ड वाइंडिंग अर्थात सीरीज और शंट प्रयोग की जाती है। ये 2 प्रकार की होती है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर क्यूमुलेटिव कहलाएगा जब सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। कंपाउंड मोटर क्यूमुलेटिव कहलाएगी जब सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाने से गति घटती है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति लोड बढ़ने पर सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है।
कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति लोड बढ़ने पर सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर का टार्क सीरीज मोटर से कम लेकिन शंट मोटर से अधिक होता है। कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर का टार्क सीरीज मोटर से कम लेकिन शंट मोटर से अधिक होता है। कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग प्रेस रोलिंग मशीन, लिफ्ट, कंप्रेसर, एलिवेटर इत्यादि में किया जाता है। कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग प्रेस रोलिंग मशीन, लिफ्ट, कंप्रेसर, एलिवेटर इत्यादि में किया जाता है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में लोड धारा के वृद्धि के साथ साथ गति में भी वृद्धि होती है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में लोड धारा के वृद्धि के साथ साथ गति में भी वृद्धि होती है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग बैटरी चार्जिंग सेट, बूस्टर, पंचिंग मशीन इत्यादि में किया जाता है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग बैटरी चार्जिंग सेट, बूस्टर, पंचिंग मशीन इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट है किसी डीसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में बिना परिवर्तन के उसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का संयोजन परिवर्तित करेंगे। किसी डीसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में बिना परिवर्तन के उसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का संयोजन परिवर्तित करेंगे। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने में अधिक कठिनाई होती है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने में अधिक कठिनाई होती है। डीसी मोटर का गति नियंत्रण शंट तथा कंपाउंड मोटर के लिए। आर्मेचर नियंत्रण विधि। इस विधि द्वारा नियत लोड के लिए सामान्य गति से कम गति प्राप्त की जा सकती है। इस विधि द्वारा नियत लोड के लिए सामान्य गति से कम गति प्राप्त की जा सकती है। फील्ड नियंत्रण विधि। ये विधि वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ सामान्य गति से अधिक गति आवश्यक हो और मोटर पर आरोपित लोड बदलता रहता हो। ये विधि वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ सामान्य गति से अधिक गति आवश्यक हो और मोटर पर आरोपित लोड बदलता रहता है। सीरीज मोटर के लिए आर्मेचर डाइवर्ट विधि। इसमें विद्युत शक्ति की अधिक खपत होती है इसलिए इसका उपयोग कम होता है। इसमें विद्युत शक्ति की अधिक खपत होती है इसलिए इसका उपयोग कम होता है। फील्ड डाइवर्टर विधि। इसका उपयोग सामान्य गति की अपेक्षा अधिक गति के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सामान्य गति की अपेक्षा अधिक गति के लिए किया जाता है। सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि। इसका उपयोग सामान्य गति की अपेक्षा कम गति के लिए किया जाता है जैसे पंखे। इसका उपयोग सामान्य गति की अपेक्षा कम गति के लिए किया जाता है जैसे पंखे। फील्ड टैपिंग विधि। इसमें फील्ड वाइंडिंग के लपेटों को परिवर्तित करके मोटर की गति नियंत्रित की जाती है। इसमें फील्ड वाइंडिंग के लपेट को परिवर्तित करने के लिए मोटर की गति नियंत्रित की जाती है। सीरीज पैरेलल विधि। सीरीज पैरेलल विधि। इसमें गति का नियंत्रण फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में बांटकर किया जाता है। इसमें गति का नियंत्रण फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में बांटकर किया जाता है। वार्ड लियोनार्ड विधि। इससे दो दिशाओं में सामान्य से कम अथवा अधिक गति प्राप्त की जा सकती है। इससे दो दिशाओं में सामान्य से कम अथवा अधिक गति प्राप्त की जा सकती है। वार्ड लियोनार्ड विधि एक वोल्टेज नियंत्रण विधि। वार्ड लियोनार्ड विधि एक वोल्टेज नियंत्रण विधि। स्टार्टर। डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। इसमें स्टार्टिंग के समय आर्मेचर धारा को कम रखा जाता है और धीरे धीरे बढ़ाया जाता है जिससे उचित बैक ईएमएफ विकसित हो जाता है। इसमें स्टार्टिंग के समय आर्मेचर धारा को कम रखा जाता है और धीरे धीरे बढ़ाया जाता है जिससे उचित बैक ईएमएफ विकसित हो जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, 2 बिंदु वाला स्टार्टर, 3 बिंदु वाला स्टार्टर, 4 बिंदु वाला स्टार्टर। नेक्स्ट है 3 बिंदु स्टार्टर से डीसी शंट मोटर चलाया जाता है। 3 बिंदु स्टार्टर से डीसी शंट मोटर चलाया जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर शंट व कंपाउंड दोनों मोटर के लिए उपयुक्त होता है। 3 पॉइंट स्टार्टर शंट व कंपाउंड दोनों मोटर के लिए प्रयुक्त होता है। 2 पॉइंट स्टार्टर द्वारा उच्च गति सुरक्षा डीसी शंट मोटर को नहीं प्रदान की जा सकती है। 2 पॉइंट स्टार्टर द्वारा उच्च गति सुरक्षा डीसी शंट मोटर को नहीं प्रदान की जा सकती है। 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कुंडली को शंट द्वारा
परिपथ से हटा दिया जाता है, जबकि 3 पॉइंट स्टार्टर में यह जुड़ा रहता है। 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कुंडली को शंट द्वारा परिपथ से हटा दिया जाता है, जबकि 3 पॉइंट स्टार्टर में यह जुड़ा रहता है। इसमें ओवरलोड तथा नो वोल्ट सुरक्षा व्यवस्था भी शामिल होती है। इसमें ओवरलोड तथा नो वोल्ट सुरक्षा व्यवस्था भी शामिल होती है। 3 बिंदु तथा 4 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग शंट तथा कंपाउंड मोटर के शंटिंग में प्रयोग किया जाता है। 3 बिंदु तथा 4 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग केवल शंट तथा कंपाउंड मोटर के स्टार्टिंग में प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर में स्टार्टर का कार्य आर्मेचर परिपथों में प्रतिरोध डालना। डीसी मोटर में स्टार्टर का कार्य आर्मेचर परिपथों में प्रतिरोध डालना। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित की जाती है। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित की जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होने के कारण डीसी मोटर को सदैव एक स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होने के कारण डीसी मोटर को सदैव एक स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है। डीसी मोटर की क्षतियाँ। लॉस इन डीसी मोटर ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: ताम्र क्षति, लौह क्षति, यांत्रिक क्षति। ताम्र क्षति, कॉपर लॉस, यह विद्युत शक्ति की वह क्षति है जो आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध एवं ब्रशेस के संपर्क प्रतिरोध के कारण पैदा होती है। यह विद्युत शक्ति की वह क्षति है जो आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध एवं ब्रशेज के संपर्क प्रतिरोध के कारण पैदा होती है। इसकी गणना I² R से किया जाता है, जहां I चालक से प्रवाहित धारा तथा R उसकी प्रतिरोध होता है। इसका मान लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता है। लौह क्षति, आर्मेचर तथा फील्ड के क्रोडों में होने वाले विद्युत शक्ति की क्षति लौह क्षति कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है: आर्मेचर तथा फील्ड के क्रोडों में होने वाले वैद्युतिक शक्ति की क्षति लौह क्षति कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है: हिस्टैरिसीस क्षति, WH बराबर नीटा इंटू BM के पर 1.6 इंटू FV। हिस्टैरिसीस क्षति तापमान पर निर्भर नहीं करता है। हिस्टैरिसीस क्षति को कम करने के लिए कम हिस्टैरिसीस गुणांक का पदार्थ सिलिकॉन स्टील प्रयोग किया जाता है। हिस्टैरिसीस क्षति को कम करने के लिए कम हिस्टैरिसीस गुणांक का पदार्थ सिलिकॉन स्टील प्रयोग किया जाता है। एडी धारा क्षति, ईडी करंट लॉस, W बराबर B² MF² इंटू T²। एडी धारा क्षति को कम करने के लिए क्रोड को लेमिनेटेड बनाया जाता है। एडी धारा क्षति को कम करने के लिए क्रोड को लेमिनेटेड बनाया जाता है। अधिकतर उपयोग में डैम्पिंग भावर धारा के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अधिकतर उपकरणों में डैम्पिंग भावर धारा के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट है यांत्रिक क्षति। आर्मेचर में वायु के घर्षण से, बेयरिंग के घर्षण से तथा ब्रशों के कम्यूटेटर के घर्षण से होने वाली क्षति यांत्रिक क्षति कहलाती है। आर्मेचर में वायु के घर्षण से, बेयरिंग के घर्षण से तथा ब्रशों के कम्यूटेटर के घर्षण से होने वाली क्षति यांत्रिक क्षति कहलाती है। उपरोक्त कुल क्षतियों को इस प्रकार दर्शाया जाता है: स्ट्रेच क्षति, लौ क्षति प्लस यांत्रिक क्षति, नियत क्षति, लौ क्षति प्लस यांत्रिक क्षति प्लस शंट फील्ड क्षति, अस्थिर क्षति, आर्मेचर क्षति प्लस सीरीज फील्ड क्षति। अतः कुल क्षति बराबर नियत क्षति प्लस अस्थिर क्षति। डीसी मोटर की दक्षता। डीसी मोटर की दक्षता यांत्रिक दक्षता बराबर आउटपुट यांत्रिक शक्ति बटे उत्पन्न यांत्रिक शक्ति गुने 100%। विद्युत दक्षता उत्पन्न यांत्रिक शक्ति बटे इनपुट वैद्युत शक्ति गुने 100%। व्यावसायिक दक्षता आउटपुट यांत्रिक शक्ति बटे इनपुट वैद्युत शक्ति गुने 100%। दक्षताओं में संबंध। व्यावसायिक दक्षता बराबर यांत्रिक दक्षता गुने वैद्युतिक दक्षता। व्यावसायिक दक्षता बराबर यांत्रिक दक्षता गुने वैद्युतिक दक्षता। मोटर की अधिकतम दक्षता होगी जब ताम्र क्षति स्थिरांक गति के बराबर होगी। मोटर की अधिकतम दक्षता होगी जब ताम्र क्षति स्थिरांक क्षति के बराबर होगी। डीसी मोटर की अवस्था को ज्यों का त्यों रखने पर दक्षता 50% से कम होती है। डीसी मोटर की अवस्था को ज्यों का त्यों रखने पर दक्षता 50% से कम होगी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यदि किसी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। यदि किसी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल लिया जाए तो मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट है डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध 1 ओम
1 से 10 ओम होता है, 1 से 10 ओम होता है। बेरिंग्स को धोने के लिए पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, बेरिंग्स को धोने के लिए पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम क्लीनरों के लिए यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है, वैक्यूम क्लीनरों के लिए यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर की यांत्रिक कार्य क्षमता bhp गुने 735.5 EI में दी जाती है। एसी ड्राइव की अपेक्षा डीसी ड्राइव बनाना आसान होता है, एसी ड्राइव की अपेक्षा डीसी ड्राइव बनाना आसान होता है। सभी प्रकार की मोटरों मूल रूप से प्रतिकर्षण अथवा इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। सभी प्रकार की मोटरें मूल रूप से प्रतिकर्षण अथवा इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। डीसी मोटर में नो लोड क्षय की गणना करने के लिए श्विनबर्ग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर में नो लोड क्षय की गणना करने के लिए श्विनबर्ग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर का ब्रेक टेस्ट कम अश्व शक्ति वाले मोटरों के लिए करते हैं। डीसी मोटर का ब्रेक टेस्ट कम अश्व शक्ति वाले मोटरों के लिए करते हैं। किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनलों पर आरोपित वोल्टेज एवं स्टेटर की प्रतिबाधा द्वारा निर्धारित की जाती है। किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनलों पर आरोपित वोल्टेज एवं स्टेटर की प्रतिबाधा द्वारा निर्धारित की जाती है। इंटरपोल वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी में संयोजित करते हैं। इंटरपोल वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी में संयोजित करते हैं। डीसी मोटर में ओवरलोड के कारण ओवरहीटिंग होती है, डीसी मोटर में ओवरलोड के कारण ओवरहीटिंग होती है। भारी वर्षा के कारण कोई मोटर पूर्णतः भीग गया है तो उस मोटर को चालू करने से पूर्व एयर ब्लोवर के द्वारा गर्म हवा प्रदान कर पूरी तरह सुखाया अनिवार्य है। भारी वर्षा के कारण कोई मोटर पूर्णतः भीग गया है तो उस मोटर को चालू करने से पूर्व एयर ब्लोवर द्वारा गर्म हवा प्रदान कर पूरी तरह सुखाना अनिवार्य है। ऐसी ब्रेकिंग पद्धति जिसमें बिजली को पुनः आपूर्ति मेंस में भेजा जाता है उसे पुनर्योजी ब्रेकिंग कहते हैं। ऐसी ब्रेकिंग पद्धति जिसमें बिजली को पुनः आपूर्ति मेंस में भेजा जाता है उसे पुनर्योजी ब्रेकिंग कहते हैं। डीसी मोटर का आरंभिक प्रतिरोध आमतौर पर कम रहता है, डीसी मोटर का आरंभिक प्रतिरोध आमतौर पर कम रहता है। यदि डीसी पार्श्व पथ मोटर के क्षेत्र वाइंडिंग का आवंध व्युत्क्रमणीय हो तो यह विपरीत दिशा में चलेगी। यदि डीसी पार्श्व पथ मोटर के क्षेत्र वाइंडिंग का आवंध व्युत्क्रमणीय हो तो यह विपरीत दिशा में चलेगी। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बीच वाली उंगलियां मध्यमा दर्शाती है विद्युत धारा की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बीच वाली उंगलियां मध्यमा दर्शाती है विद्युत धारा की दिशा। डीसी मोटर का यह घूमने वाला भाग है आर्मेचर, डीसी मोटर का यह घूमने वाला भाग है आर्मेचर। डीसी मोटर के लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है पोल की संख्या के बराबर। डीसी मोटर के लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है पोल की संख्या के बराबर। डीसी मोटर का दिक् परिवर्तक बना होता है तांबे का, डीसी मोटर का दिक् परिवर्तक बना होता है तांबे का। बैक ईएमएफ को भी कहते हैं बैक ईएमएफ, विरोधी ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ। बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग करते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग करते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। बैक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित ईएमएफ से कम होता है। बैक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित ईएमएफ से कम होता है। स्थिर गति वाली मोटर किसे कहा जाता है? डीसी शंट मोटर। स्थिर गति वाली मोटर किसे कहा जाता है? डीसी शंट मोटर। आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध से कौन सी क्षति होती है? ताम्र क्षति। आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध से कौन सी क्षति होती है? ताम्र क्षति। नेक्स्ट है लोड परिवर्तन का प्रभाव किस क्षति पर नहीं पड़ेगा? हिस्टैरिसीस क्षति। लोड परिवर्तन का प्रभाव किस क्षति पर नहीं पड़ेगा? हिस्टैरिसीस क्षति। विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। घूर्णन की दिशा डीसी मोटर में किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है? ओम का नियम। घूर्णन की दिशा डीसी मोटर में किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है? ओम का नियम। निम्न में कौन किसी डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकता होती है? चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर, कम्यूटेटर तथा ब्रश इत्यादि। क्या होगा अगर किसी पृथक
उत्तेजित डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए, मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। क्या होगा अगर किसी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए, मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। आरोपित विभवांतर बल तथा डीसी मोटर में प्रेरित विभवांतर बल की आपस में क्या प्रतिक्रिया होती है? विरोध करने वाला होता है। आरोपित विभवांतर बल तथा डीसी मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आपस में क्या प्रतिक्रिया होती है? विरोध करने वाला होता है। करंट की मात्रा जो डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाती है ज्ञात होती है। IA बराबर V माइनस EB बटे RA है। डीसी मोटर की बनावट डीसी जनरेटर के समान होती है, केवल फ्रेम बनावट भिन्न होती है। डीसी मोटर की बनावट डीसी जनरेटर के समान होती है, केवल फ्रेम बनावट भिन्न होती है। निम्नलिखित किन तथ्यों पर बैक EMF निर्भर करता है? आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या, मोटर की गति, प्रति ध्रुव फ्लक्स। निम्नलिखित किस तथ्यों पर बैक EMF निर्भर करती है? आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या, मोटर की गति, प्रति ध्रुव फ्लक्स। नेक्स्ट है डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है। डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है। क्या कारण है कि स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च विद्युत धारा लेती है? EB बराबर 0, EB बराबर 0। डीसी मोटर में प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य क्या है? मोटर को निम्न वोल्टेज से बचाना, मोटर को निम्न वोल्टेज से बचाना, मोटर को ओवरलोडिंग से बचाना, मोटर को ओवरलोडिंग से बचाना, स्टार्टिंग के समय आर्मेचर धारा को सीमित करना, स्टार्टिंग के समय आर्मेचर धारा को सीमित करना। निम्नलिखित किन बातों पर डीसी मोटर का बल आघूर्ण निर्भर करता है? आर्मेचर करंट पर, प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स पर। निम्नलिखित में से किन बात पर डीसी मोटर का स्पीड निर्भर करता है? प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स पर, पास EMF। निम्नलिखित किन बातों पर डीसी मोटर की स्पीड निर्भर करती है? पास EMF, प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स पर। मोटर की गति में क्या परिवर्तन होगा अगर फील्ड फ्लक्स घटाया जाए? बढ़ती है। मोटर की गति में क्या परिवर्तन होगा अगर फील्ड फ्लक्स घटाया जाए? बढ़ती है। किसी डीसी मोटर की गति क्या होगा अगर उसका फील्ड फ्लक्स शून्य हो जाए? अनंत होगी। किसी डीसी मोटर की गति क्या होगी अगर उसका फील्ड फ्लक्स शून्य हो जाए? अनंत होगी। वह शक्ति कैसी है जो किसी विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित है? शाफ्ट पर उपलब्ध गति। वह शक्ति कैसी है जो किसी विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित है? शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। डीसी मोटर की घूर्ण गति ज्ञात करने के सूत्र है N बराबर V माइनस IA इंटू RA K इंटू F। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत अधिक होता है और यह फुल लोड टार्क का 5 गुना होता है। सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत अधिक होता है और यह फुल लोड टार्क का 5 गुना होता है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है। सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। फील्ड ध्रुव पर टर्नों की संख्या श्रेणी मोटर में कैसी होती है? शंट फील्ड से कम। फील्ड ध्रुव पर टर्नों की संख्या श्रेणी मोटर में कैसी होती है? शंट फील्ड से कम। नेक्स्ट है क्या होगा अगर किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाएगा? मोटर रुक जाएगी। क्या होगा अगर किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाएगी? मोटर रुक जाएगी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सीरीज मोटर में निम्न टॉर्क पर गति उच्च होती है। सीरीज मोटर में निम्न टॉर्क पर गति उच्च होती है। सीरीज मोटर में कम लोड पर गति उच्च होती है। सीरीज मोटर में कम लोड पर गति उच्च होती है। लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का टार्क बढ़ता है। लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का टार्क बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर लेफ्टों के लिए उपयोगी है? कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर लिफ्टों के लिए उपयोगी है? क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। एक रेल इंजन के परिचालन के लिए कौन सी मोटर का चयन करोगे? डीसी श्रेणी मोटर। एक रेल इंजन के परिचालन के लिए कौन सी मोटर का चयन करोगे? डीसी श्रेणी मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शंट मोटर में फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर रहता है। शंट मोटर में फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर रहता है।
शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटों वाली बनाई जाती है। शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटों वाली बनाई जाती है। यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा? मोटर रुक जाएगी। यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा? मोटर रुक जाएगी। नेक्स्ट है, किसी डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति क्या होती है जब लोड बढ़ाया जाता है कुछ घट जाती है? किसी डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति क्या होती है जब लोड बढ़ाया जाता है कुछ घट जाती है? शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का 1.5 गुना होता है। शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का 1.5 गुना होता है। नेक्स्ट है, घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाया जाए? घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाया जाए? घूर्णन गति घटती है। घूर्णन गति घटती है। कौन से मोटर की गति लोड विशेषता डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान होती है? कौन से मोटर की गति लोड विशेषता डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान होती है? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। किसी डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे यदि उसकी विशेषताओं में कोई परिवर्तन न हो? आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करेंगे। किसी डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन दिशा परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे यदि उसकी विशेषताओं में कोई परिवर्तन न हो? आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करेंगे। लोड बढ़ने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होती है? सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है। लोड बढ़ने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होती है? सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टॉर्क शंट मोटर से अधिक होता है, सीरीज मोटर से अधिक होता है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टॉर्क शंट मोटर से अधिक होता है, सीरीज मोटर से अधिक होता है। किस मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। किस मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कौन से कारण से डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्ट प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जाती है सामान्य से अधिक गति के लिए? कौन से कारण से डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्ट प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति पर परिवर्तित की जाती है सामान्य से अधिक गति के लिए? किस कारण से बेयर्ड लियोनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जाती है दोनों दिशाओं में सामान्य से कम अथवा अधिक गति के लिए? किस कारण से बेयर्ड लियोनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जाती है दोनों दिशाओं में सामान्य से कम अथवा अधिक गति लिए? नेक्स्ट है, किसी कार्यरत डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति को उसकी सामान्य गति से कुछ कम करने के लिए आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है। किसी कार्यरत डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति को उसकी सामान्य गति से कुछ कम करने के लिए आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है। कौन से मोटर में उसकी घूर्णन गति के नियंत्रण के लिए टेम्प्ड फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है? डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट है, कौन से मोटर में घूर्णन गति के लिए सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग होता है? सीरीज मोटर में। कौन से मोटर में घूर्णन गति के लिए सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग होता है? सीरीज मोटर में। इस विधि के द्वारा किसी डीसी मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण किया जाता है? स्रोत वोल्टेज को नियंत्रित करना। किस विधि के द्वारा किसी डीसी मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण किया जाता है? स्रोत वोल्टेज को नियंत्रण करना। आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध नियंत्रण करना। आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध नियंत्रण करना। डेप्थ फील्ड नियंत्रण करना। डेप्थ फील्ड नियंत्रण करना। निम्नलिखित में से किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक शून्य हो जाए तो मोटर का आर्मेचर जल जाएगा। निम्नलिखित में से किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक शून्य हो जाए तो मोटर का आर्मेचर जल जाएगा। किस विधि द्वारा डीसी शंट तथा कंपाउंड मोटर की सामान्य गति से कम गति प्राप्त होती है? आर्मेचर नियंत्रण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा डीसी शंट तथा कंपाउंड मोटर की सामान्य गति से
कम गति प्राप्त किया जाता है आर्मेचर नियंत्रण विधि द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि है? आर्मेचर डाइवर्ट विधि, फील्ड डाइवर्ट विधि, सीरीज पैरेलल विधि। आर्मेचर डाइवर्ट विधि, फील्ड डाइवर्ट विधि, सीरीज पैरेलल विधि। निम्नलिखित में से कौन सी क्षति डीसी मोटर में होती है? ताम्र क्षति। निम्नलिखित में से कौन सी क्षति डीसी मोटर में होती है? ताम्र क्षति। किस कारणवश डीसी मोटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है? एडी करंट क्षति का मान कम करने हेतु। किस कारणवश डीसी मोटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है? एडी करंट क्षति का मान कम करने हेतु। किस सूत्र से स्ट्रे क्षति ज्ञात होती है? लौह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति। किस सूत्र से स्ट्रे क्षति ज्ञात होती है? लौह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति। किस सूत्र द्वारा डीसी मोटर की क्षमता ज्ञात होती है? यांत्रिक दक्षता आउटपुट यांत्रिक शक्ति बटे उत्पन्न यांत्रिक शक्ति गुने 100%। यांत्रिक दक्षता बराबर आउटपुट यांत्रिक शक्ति बटे उत्पन्न यांत्रिक शक्ति गुने 100%। किस शर्त पर मोटर की दक्षता अधिकतम होगी? ताम्र क्षति बराबर स्थिरांक क्षति। किस शर्त पर मोटर की दक्षता अधिकतम होती है? ताम्र क्षति बराबर स्थिरांक क्षति। डीसी शंट मोटर में चाल होती है आर्मेचर धारा पर अनाश्रित। डीसी शंट मोटर में चाल होती है आर्मेचर धारा पर अनाश्रित। डीसी मशीन की चाल यदि दोगुना कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तब उत्पन्न ईएमएफ दोगुना हो जाएगा। डीसी मशीन की चाल यदि दोगुना कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तब उत्पन्न ईएमएफ दोगुना हो जाएगा। क्रेन और हास्ट के लिए किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? श्रेणी मोटर। क्रेन और हास्ट के लिए किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? श्रेणी मोटर। स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होती है निम्न आंतरिक प्रतिरोध। स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होती है निम्न आंतरिक प्रतिरोध। मशीनी औजारों के लिए निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? शंट मोटर। मशीनी औजारों के लिए निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? शंट मोटर। नेक्स्ट है, डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है क्योंकि यह स्टार्टिंग धारा को सुरक्षित मान के भीतर रखता है। डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है क्योंकि यह स्टार्टिंग धारा को सुरक्षित मान के भीतर रखता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? थायरिस्टर। निम्नलिखित में से किस प्रयोग डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? थायरिस्ट। प्रायः श्रेणी मोटर में आर्मेचर कॉइल कम्यूटेटर से प्रेरक द्वारा जुड़ा रहता है। प्रायः श्रेणी मोटर में आर्मेचर कॉइल कम्यूटेटर से प्रेरक द्वारा जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है, यदि डीसी मोटर की अवस्था को बरकरार कर दिया जाए तो मोटर की दक्षता 50% से कम हो जाएगी। यदि डीसी मोटर की अवस्था को बरकरार कर दिया जाए तो मोटर की दक्षता 50% से कम हो जाएगी। लोड के बढ़ने से डीसी शंट मोटर की चाल थोड़ी सी कम हो जाएगी। लोड के बढ़ने से डीसी शंट मोटर की चाल थोड़ी सी कम हो जाएगी। सारी मोटरें मूल रूप से प्रतिकर्षण अथवा उत्पादन इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। सारी मोटरें मूल रूप से प्रतिकर्षण अथवा उत्पादन इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। डीसी मोटर में नो लोड क्षय की गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रयोग है स्विनबर्ग का प्रयोग। डीसी मोटर में नो लोड क्षय की गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रयोग है स्विनबर्ग का प्रयोग। डीसी मोटर का ब्रेक टेस्ट कम अश्व शक्ति वाले मोटर के लिए किया जाता है। डीसी मोटर का ब्रेक टेस्ट कम अश्व शक्ति वाले मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। कंपन करने वाले मोटर के दोष का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? दोषयुक्त भू संकर्ण। नेक्स्ट है, विरोधी विद्युत वाहक बल ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? फाई ZNP/60A। डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य है स्टार्टिंग करंट को सीमित करना। डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य है स्टार्टिंग करंट को सीमित करना। कोई मोटर डीसी मोटर है, यह मीटर के किस भाग को देखकर पता किया जाएगा? कम्यूटेटर।
कोई मोटर डीसी मोटर है, यह मीटर के किस भाग को देखकर पता किया जाएगा? कम्यूटेटर। यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो, मोटर नहीं जलेगा। यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ उपस्थित हो तो मोटर नहीं जलेगा। डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संचालन में किया जाता है? मशीन टूल्स। डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संचालन में किया जाता है? मशीन टूल्स। डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय रिवर्स ईएमएफ शून्य होता है। डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय रिवर्स ईएमएफ शून्य होता है। हिस्टेरिसिस ह्रास सबसे कम निर्भर करता है एम्बिएंट तापमान पर। हिस्टेरिसिस ह्रास सबसे कम निर्भर करता है एम्बिएंट तापमान पे। इनमें से कौन सी विधि एक बड़ी डीसी शंट मोटर का नो लोड हानि खोजने के लिए सबसे सस्ता है? स्विनबर्न टेस्ट। इनमें से कौन सी विधि एक बड़ी डीसी शंट मोटर को नो लोड हानि खोजने के लिए सबसे सस्ता है? स्विनबर्न टेस्ट। जब एक डीसी मशीन में कौन सी हानि तेजी से अन्य की तुलना में बढ़ जाती है? जब क्रमांक F चुंबकीय उलट बढ़ जाती है। तांबा नुकसान। जब एक डीसी मशीन में कौन सी हानि तेजी से अन्य की तुलना में बढ़ जाती है? जब क्रमांक F चुंबकीय उलट बढ़ जाती है। तांबा नुकसान। डीजी सेट व्यक्त करता है डीजल जनरेटर सेट। डीजी सेट व्यक्त करता है डीजल जनरेटर सेट। मोटर की स्पीड मापी जाती है टेकोमीटर द्वारा। मोटर की स्पीड मापी जाती है टेकोमीटर द्वारा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पंचिंग मशीन में होता है? डीसी अवकल डिफरेंशियल मोटर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पंचिंग मशीन में होता है? डीसी अवकल डिफरेंशियल मोटर। डीसी मोटर के यांत्रिक कार्य क्षमता किससे दी जाती है? bhp गुने 735.5 EI। एसी ड्राइवर के मुकाबले डीसी ड्राइवर बनानी आसान होती है। एसी ड्राइवर के मुकाबले डीसी ड्राइवर बनाना आसान होती है। डीसी मोटर का झटके से स्टार्ट होना क्या दर्शाता है? स्टार्टर का कॉन्टैक्ट टर्मिनल खुरदरा है। डीसी मोटर का झटके से स्टार्ट होना क्या दर्शाता है? स्टार्टर का कॉन्टैक्ट टर्मिनल खुरदरा है। डीसी मोटर का फ्रेम जालियों से बंद होता है। डीसी मोटर का फ्रेम जालियों से बंद होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार बीच की उंगली क्या दर्शाता है? चालक में धारा प्रवाह की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच की उंगली क्या दर्शाता है? चालक में धारा प्रवाह की दिशा। सीरीज वाइंडिंग से संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही है? मोटी तार एवं कम घुमाव। सीरीज वाइंडिंग से संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही है? मोटी तार एवं कम घुमाव। शुरू में डीसी मोटरों में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? आर्मेचर गतिशील होता है। शुरू में डीसी मोटर में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? आर्मेचर गतिशील होता है। 3 पॉइंट स्टार्टर द्वारा कौन सी मोटर चलाया जाता है? डीसी शंट मोटर। 3 पॉइंट स्टार्टर द्वारा कौन सी मोटर चलाया जाता है? डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट है, डीसी मोटर की गति उसकी मूल गति से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित किया जाता है? फ्लक्स। डीसी मोटर की क्षति उसकी मूल गति से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किससे परिवर्तित किया जाता है? फ्लक्स। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर स्टार्टर का प्रकार नहीं है? 1 पॉइंट स्टार्टर। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर स्टार्टर का प्रकार नहीं है? 1 पॉइंट स्टार्टर। नेक्स्ट है, मोटर स्टार्ट होने पर बहुत ज़्यादा विद्युत धारा आर्मेचर को जला सकती है, अतः स्टार्टर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मोटर स्टार्ट होने पर बहुत ज़्यादा विद्युत धारा आर्मेचर को जला सकती है, अतः स्टार्टर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ब्लोअर और पंखे में कौन सी मोटर लगाई जाती है? डीसी शंट मोटर। ब्लोअर और पंखे में कौन सा मोटर लगाया जाता है? डीसी शंट मोटर। जब डिस्ट धारा डीसी शंट मोटर को शून्य लोड से पूर्ण लोड स्थिति पर बदला जाता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? थोड़ी घट जाती है। जब डिस्ट धारा डीसी शंट मोटर को शून्य लोड से पूर्ण लोड स्थिर पर बदला जाता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? थोड़ी घट जाती है। डिस्ट धारा डीसी मोटर की सामान्य से अधिक गति पर नियंत्रण रखने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? शंट फील्ड कंट्रोल। डिस्ट धारा डीसी मोटर की सामान्य से अधिक गति पर नियंत्रण रखने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? शंट फील्ड कंट्रोल। यदि प्रतिपक
के एसी की ओर से ऊर्जा ली जाती है और इसे डीसी की तरफ भेजा जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? रीजनरेशन, पुनर्योजन, मोड ऑपरेशन। यदि प्रतिपक के एसी की ओर से ऊर्जा ली जाती है और इसे डीसी की तरफ भेजा जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? रीजनरेशन, पुनर्योजन, मोड ऑपरेशन। डीसी मशीन में आर्मेचर डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया की चुंबक शक्ति को समाप्त करने का प्रभाव निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? फील्ड पोल की चुंबकीय संतृप्ति। डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया की चुंबकीय शक्ति को समाप्त करने का प्रभाव निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? फील्ड पोल की चुंबकीय संतृप्ति। वार्ड लियोनार्ड निम्नलिखित क्या है? वोल्टेज नियंत्रण विधि। वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है? वोल्टेज नियंत्रण विधि। आर्मेचर वाइंडिंग के संबंध में सही विकल्प को चुनें। ईएमएफ वर्किंग फ्लक्स से उत्पन्न होता है। ईएमएफ वर्किंग फ्लक्स से उत्पन्न होता है। अगर मोटर शाफ्ट पुली ढीली हो तो क्या होगा? मशीन शोर करेगी। अगर मोटर शाफ्ट पुली ढीली हो तो क्या होगा? मशीन शोर करेगी। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पहलू पर निर्भर करता है? फील्ड फ्लक्स। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पहलू पर निर्भर करता है? फील्ड फ्लक्स। किसी मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन क्या है? निरंतर अतिरिक्त करंट से मोटर की रक्षा के लिए। किसी मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन क्या है? निरंतर अतिरिक्त करंट से मोटर की रक्षा के लिए। कोर की पत्तरबंदी लेमिनेशन सामान्यतः इससे होती है। सिलिकॉन इस्पात। कोर की पत्तरबंदी लेमिनेशन सामान्यतः इससे होती है। सिलिकॉन इस्पात। निम्नलिखित में से किस क्रिया में उच्च प्रारंभिक ऐंठन की जरूरत है? इंजन। निम्नलिखित में से किस क्रिया में उच्च प्रारंभिक ऐंठन की जरूरत है? इंजन। ऐसा इकाई में डीसी मोटर के बल आघूर्ण की इकाई जूल होता है। ऐसा इकाई में डीसी मोटर के बल आघूर्ण की इकाई जूल होती है। एक डीसी मोटर में यदि बढ़ते हुए भार के साथ डीसी शंट मोटर की गति में मामूली कमी होगा। बढ़ते हुए भार के साथ डीसी शंट मोटर की गति में मामूली कमी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक मोटर की नाम पट्टिका पर उपलब्ध है? एचपी रेटिंग, आरएमएस, आरपीएम, फ्रेम मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक मोटर की नाम पट्टिका पर उपलब्ध है? एचपी रेटिंग, आरएमएस, आरपीएम, फ्रेम मॉडल। कम विद्युतीय धारा और उच्च वोल्टेज दर्जा की डीसी मशीन के लिए कौन सी वाइंडिंग काम ली जाती है? वेव वाइंडिंग। कम विद्युतीय धारा और उच्च वोल्टेज दर्जा की डीसी मशीन के लिए कौन सी वाइंडिंग काम ली जाती है? वेव वाइंडिंग। किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनलों पर आरोपित वोल्टेज एवं स्टेटर की प्रतिबाधा द्वारा निर्धारित की जाती है। किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनलों पर आरोपित वोल्टेज एवं स्टेटर की प्रतिबाधा द्वारा निर्धारित की जाती है। किस प्रकार के मोटर में भारी लोड के लिए फ्लाई व्हील का उपयोग किया जाता है? डीसी शंट मोटर। किस प्रकार की मोटर में भारी लोड के लिए फ्लाई व्हील का उपयोग किया जाता है? डीसी शंट मोटर। मोटर का कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक डीसी मोटर है? दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर। मोटर का कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक डीसी मोटर है? दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर। मोटर में स्थैतिक आवृत्ति परिवर्तक स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर का क्या कार्य है? गति विनियमक प्राप्त करने के लिए। मोटर में स्थैतिक आवृत्ति परिवर्तक स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर का क्या कार्य है? गति विनियमक प्राप्त करने के लिए। कौन सी डीसी मोटर की गति आर्मेचर धारा का निर्भर नहीं करता है? शंट मोटर। दिष्ट धारा डीसी मोटर के गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक सामान्य गति से अधिक गति प्रदान करता है? क्षेत्र नियंत्रण, फील्ड कंट्रोलर विधि। दिष्ट धारा डीसी मोटर के गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक सामान्य गति से अधिक गति प्रदान करती है? क्षेत्र नियंत्रण, फील्ड कंट्रोल विधि। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में
ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रदान करेगी? तरंग कुंडली, वेव वाइंडिंग। डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रदान करेगी? तरंग कुंडली, वेव वाइंडिंग। डीसी मोटर में बैंक ईएमएफ या पार्श्व विद्युत वाहक बल की अवधारणा आधारित है लेंज के नियम पर। डीसी मोटर में बैंक ईएमएफ या पार्श्व विद्युत वाहक बल की अवधारणा आधारित है लेंज के नियम पर। वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है? वोल्टेज नियंत्रण विधि। वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है? वोल्टेज नियंत्रण विधि। अंत ध्रुवी इंटरपोल वाइंडिंग निम्नलिखित में से किसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होती है? आर्मेचर वाइंडिंग। अंत ध्रुवी इंटरपोल वाइंडिंग निम्नलिखित में से किसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होती है? आर्मेचर वाइंडिंग। 3 पॉइंट स्टार्टर निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होता है? शंट एवं कंपाउंड मोटर। 3 पॉइंट स्टार्टर निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होती है? शंट एवं कंपाउंड मोटर। डीसी शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? 2 पॉइंट स्टार्टर द्वारा। डीसी शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? 2 पॉइंट स्टार्टर। 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर में मूल अंतर क्या होता है? होल्डिंग कुंडली को शंट क्षेत्र परिपथ से हटा दिया जाता है। 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर में मूल अंतर क्या है? होल्डिंग कुंडली को शंट क्षेत्र परिपथ से हटा दिया जाता है। एक डीसी सीरीज मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त होती है? क्रेन। एक डीसी सीरीज मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त होती है? क्रेन। डीसी मोटर में ओवरहीटिंग का मुख्य कारण क्या है? ओवरलोड। डीसी मोटर में ओवरहीटिंग का मुख्य कारण क्या है? ओवरलोड। नेक्स्ट है, नीचे दी गई मोटरों में से किसका गति नियंत्रण सबसे कमजोर होता है? श्रेणी मोटर। नीचे दी गई मोटरों में से किसका गति नियंत्रण सबसे कमजोर होता है? श्रेणी मोटर। भारी वर्षा के कारण कोई मोटर पूर्णतः भीग गया है। इस मोटर के चालू करने के पूर्व एयर ब्लोअर के प्रयोग से गर्म हवा को फूंककर उसमें से शुष्क करना आवश्यक होता है। डीसी मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। स्टार्ट डेटा स्टार्टर। डीसी मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। स्टार्ट डेटा स्टार्टर। यदि परिचालन के दौरान डीसी शंट का फील्ड खुला हो तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेगी। यदि परिचालन के दौरान डीसी शंट का फील्ड खुला हो तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेगी। एलिवेटर में किस मोटर का प्रयोग होता है? शंट मोटर। एलिवेटर में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? शंट मोटर। ब्रेकिंग पद्धति जिसमें बिजली को फिर से आपूर्ति मेंस में भेजा जाता है वह है पुनर्योजन ब्रेकिंग। ब्रेकिंग पद्धति जिसमें बिजली को फिर से आपूर्ति मेंस में भेजा जाता है वह है पुनर्योजी ब्रेकिंग। डीसी मोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? सप्लाई वोल्टेज का विरोध करना। डीसी मोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? सप्लाई वोल्टेज का विरोध करना। किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस व आर्मेचर कंडक्टर का वायु अंतराल कम से कम रखा जाता है। क्यों? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए। किसी इलेक्ट्रिक मोटर की पोल फेस व आर्मेचर कंडक्टर का वायु अंतराल कम से कम रखा जाता है। क्यों? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए। नेक्स्ट है, डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर बहुत कम होता है। डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर बहुत कम होता है। डीसी मोटर में फास्ट ईएमएफ ईवी समांतर पथों की संख्या के उत्पाती होती है। डीसी मोटर में फास्ट ईएमएफ ईवी समांतर पथों की संख्या के उत्पाती होती है। एक विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। एक विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम लागू होता है मोटर पर। फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम लागू होता है मोटर पर। संतृप्त की स्थिति में टार्क धारा वक्र डीसी सीरीज मोटर की होती है सरल सीधी रेखा।
संतृप्त की स्थिति में टार्क धारा वक्र डीसी सीरीज मोटर की होती है सरल सीधी रेखा। यदि डीसी पार्श्व पथ मोटर के क्षेत्र वाइंडिंग अथवा आवर्धन व्युत्क्रमणीय किया जाता है तो यह विपरीत दिशा में चलेगी। डीसी श्रृंखला मोटर को कुछ भार पर चलाने की सलाह दी जाती है गति को सीमित करने के लिए। डीसी श्रृंखला मोटर को कुछ भार पर चलाने की सलाह दी जाती है गति को सीमित करने के लिए। डीसी श्रेणी मोटर वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ उच्च प्रारंभन बल आघूर्ण वांछित हो। डीसी श्रेणी मोटर वहाँ प्रयुक्त होता है जहाँ उच्च प्रारंभन बल आघूर्ण वांछित हो। एक डीसी मोटर सदैव एक स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है। एक डीसी मोटर सदैव एक स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है।